रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अबाउट कार्सिनॉइड सिंड्रोम। ठीक है, कार्सिनॉइड ट्यूमर्स। कार्सिनॉइड ट्यूमर, ठीक है। आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि सीरोटोनिन क्या है। ये क्या है? एक केमिकल होता है जो कि क्या करता है, मूड को रेगुलेट करता है। मूड रेगुलेटर है हमारी बॉडी में। इसके अलावा सेरोटोनिन हमारे जीआईटी में पाया जाता है, वहाँ पे उसकी मोटिलिटी को ज़्यादा करता है। ठीक है, जीआई की मोटिलिटी को क्या करता है, इंक्रीज करता है। इसके अलावा ये क्या करता है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करता है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है। और इसके अलावा ब्रोंको डायलेशन है या कॉन्स्ट्रिक्टर, ये भी क्या है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्टर है। ठीक है, अभी जब भी हमारी बॉडी में सेरोटोनिन ज़्यादा हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, कार्सिनॉइड सिंड्रोम कहते हैं। कार्सिनॉइड सिंड्रोम। इंक्रीज लेवल ऑफ सेरोटोनिन इन आवर ब्लड। सेरोटोनिन का ब्लड में क्या है, लेवल क्या होगा, ज़्यादा होगा। सबसे पहला जो सिम्टम इसमें मिलता है, क्योंकि मोटिलिटी ऑफ द जीआईटी ज़्यादा हो गई है, तो सबसे पहला सिम्टम हमें डायरिया देखने को मिलेगा। और वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से आपको बीपी ज़्यादा देखने को मिलेगी, बीपी आपकी ज़्यादा होगी। ठीक है, और ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन से आपका क्या मुराद है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, सांस लेने में दुश्वारी होगी आपको। ठीक है, जब भी आपकी बॉडी में सेरोटोनिन ज़्यादा होगा तो आप क्या होंगे, बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो एक अजीब से एंग्जाइटी की सिचुएशन आती है, किसी चीज़ का सिचुएशन मतलब इंक्रीज़ आपका अच्छा नहीं होता। हर चीज़ का अपना लेवल होता है बॉडी में। ठीक है, इसके अलावा इसमें कौन सा सिम्टम देखने को मिलता है, फेशियल फ्लशिंग। ठीक है, बिल्कुल रेडिश फेस। अभी अगर आपकी बॉडी में सेरोटोनिन बहुत ज़्यादा हो गया है, कार्सिनॉइड सिंड्रोम, जब हमारी बॉडी में सेरोटोनिन इंक्रीज हो जाए बहुत ज़्यादा, उसको हम क्या कहते हैं, कार्सिनॉइड सिंड्रोम। अभी क्या है, फेशियल फ्लशिंग का दूसरा नाम क्या है, प्लेथोरा, यानी कि प्लेथोरा फेशियल फ्लशिंग देखने में मिलेगा। अच्छा, ये हमें प्लेथोरा दो डिजीज में मिलता है, एक कुशिंग सिंड्रोम में, कुशिंग डिजीज, एंड दूसरा है कार्सिनॉइड। इन दोनों में देखने को मिलता है। ठीक है, अभी जीआईटी में हमारे पास बहुत ख़ास किस्म के सेल होते हैं, उसको क्या कहते हैं, न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स। ठीक है, ये क्या करते हैं, न्यूरो एंडोक्राइन सेल जीआईटी में क्या बनाते हैं, सीरोटोनिन की प्रोडक्शन करते हैं न्यूरो एंडोक्राइन सेल। ठीक है, और उसकी वजह से आपकी क्या होती है, मोटिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। अच्छा, ट्यूमर ऑफ न्यूरो एंडोक्राइन सेल को हम क्या कहते हैं, कार्सिनॉइड ट्यूमर। इसका ट्यूमर अगर हो जाए इन सेल्स का, तो कौन सा ट्यूमर है, कार्सिनॉइड ट्यूमर। ठीक है, ये कार्सिनॉइड ट्यूमर। न्यूरोएंडोक्राइन सेल्स आर द स्पेशलाइज्ड सेल इन द जीआईटी जो कि बनाते हैं सीरोटोनिन। और सीरोटोनिन का काम क्या है, मोटिलिटी को इंक्रीज करना।
और इसी का अगर ट्यूमर हो जाए तो कार्सिनॉइड ट्यूमर है। तो कार्सिनॉइड ट्यूमर में क्या आपको देखने में मिलेगा? नंबर 1 मोटिलिटी इंक्रीज है तो डायरियाज देखने को मिलते हैं। वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है सीरोटोनिन तो बीपी इंक्रीज मिलेगी आप लोगों को। और इसके अलावा ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्टर होने की वजह से क्या करता है? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ करता है। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसका ट्यूमर सीरोटोनिन क्या हो गया? इंक्रीज होगा ना, बहुत ज़्यादा होगा। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है? कार्सिनॉइड सिंड्रोम हो जाता है। यानी कि हमारे पास कार्सिनॉइड सिंड्रोम क्यों होता है? ड्यू टू कार्सिनॉइड ट्यूमर। कार्सिनॉइड ट्यूमर की वजह से हमारी बॉडी में हमारे पास कार्सिनॉइड सिंड्रोम्स होते हैं। सबसे कॉमन साइट आपकी क्या होती है? मोस्ट कॉमन साइट्स मतलब हमारे जीआईटी में कहाँ पे वो वाले साइट है जहाँ पे न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर्स कॉमन है। ठीक है, मोस्ट कॉमन साइट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला जो है वो है अपेंडिक्स। ठीक है, नंबर 2 पे आपका आता है स्मॉल इंटेस्टाइन और थर्ड नंबर पे याद रखना है रेक्टम। ठीक है, अभी इनमें जो न्यूरोएंडोक्राइन सेल का ट्यूमर हो जाए तो क्या होता है? कार्सिनॉइड सिंड्रोम देखने को मिलता है। अभी देखिए एक बंदा है, अभी एक बंदा इसको क्या हो गया? न्यूरोएंडोक्राइन का ट्यूमर हो गया, क्राइन का ट्यूमर हो गया। 5HT सीरोटोनिन का दूसरा नाम है। ये किसके पास चला जाएगा? लिवर्स के पास चला जाएगा। हेपेटिक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। अभी लिवर के पास एक एंजाइम होता है जो कि है मोनोअमाइन ऑक्सीडेज। ठीक है, वहाँ ये लिवर के हेपेटिक सेल में क्या हो जाते हैं? फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है। ठीक है, और लिवर के पास एक एंजाइम है मोनोअमाइन ऑक्सीडेज। मोनोअमाइन ऑक्सीडेज। अभी देखिए जो मोनोमोनोऑक्सीडेज जो लिवर में प्रेजेंट है उसकी मौजूदगी में क्या हो जाएगा? सीरोटोनिन की ब्रेकडाउन हो जाएगी। ठीक है, क्या ये किस में टूटता है? 5HIAA यानी कि सीरोटोनिन है। ठीक है, उसके ऊपर माओ ने एक्ट किया और ये 5HIAA में चेंज हो गया। एक लिवर में इसकी मेटाबॉलिज्म हुई, इसके बाद यही सीरोटोनिन क्या हुआ? लंग्स के पास जाता है। अगेन लंग्स में क्या है? मोनोअमाइन ऑक्सीडेज है। ये अगेन किस में चेंज हो गया? ये 2 पॉइंट आप लोगों ने इसके मेटाबॉलिज्म के याद रखने हैं। अभी हमारे पास क्या है? न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर हो गया किसी को। न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर में क्या होता है? आपको सबसे पहले 5HTT जो 5HT की सीरोटोनिन इंक्रीज हो गया। ठीक है,
ये अब इसकी ब्रेकडाउन हो गई कहाँ पे, लिवर के अंदर। अभी आप लोगों ने किसी को मतलब एंडोक्राइन ट्यूमर है, ये फैल चुका है लिवर तक, ठीक है। अब इसने लिवर को डैमेज कर दिया, तो आप खुद बताएं, पहले इसमें मेटाबॉलिज्म हो रही थी, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, 5-HTT लाइक न्यूरोएंडोक्राइन का ट्यूमर क्या हो गया है, एक्सपेंड हो गया है, कहाँ तक चला गया है, ये यहाँ से आ गया है लिवर तक, ठीक है। तो यानी कि ज़ाहिर सी बात है, पहले ये वाला ट्यूमर जो था लिवर से पहले था, तो मेटाबॉलिज्म हो रही थी। अभी क्या मसला आ गया कि लिवर भी मेटास्टेसाइज हो गया है, ट्यूमर वहाँ तक एक्सटेंड हो गया है। तो नाउ क्या होगा, जो सेरोटोनिन है उसकी क्या होगी, प्रॉब्लम होगी मेटाबॉलिज्म में। ये सेरोटोनिन भी क्या करेगा, लिवर से आगे जाना शुरू हो जाएगा, यहाँ पे मेटाबोलाइज नहीं हुआ। अगर मेटाबोलाइज होता तो HIA इसमें चेंज होता ना, तो ये फिर अब आपको पता है कि लिवर अपना ड्यूक्स ब्लड किसके अंदर ड्रेन करता है, हमने कहा था वो कौन सा है, हेपेटिक वेन है। तो फिर किस में चली जाती है, इंफीरियर वेना के, हेपेटिक वेन इंफीरियर वेना केवा में चली जाती है। इसके बाद ये किस में मिलती है, राइट एट्रियम। तो ये वेना केवा के रास्ते कहाँ चला गया सेरोटोनिन, राइट एट्रियम में चला गया। इसके बाद कहाँ पे चला गया, राइट वेंट्रिकल। और इन दोनों के बीच में एक वेल्व होता है, उसको क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड वेल्व। इसके बाद कहाँ तक चला जाएगा, राइट वेंट्रिकल के बाद पल्मोनरी आर्टरी के पास चला जाएगा। और ये कहाँ तक चलती है, पल्मोनरी आर्टरी लंग तक जाती है। लंग से क्या निकलती है आपकी, पल्मोनरी वेन। और ये किस में ड्रेन होगी, लेफ्ट एट्रिया। एंड ये किस में ड्रेन होगी, लेफ्ट वेंट्रिकल। अभी मुझे बताया, मैंने बताया एक बंदा था, उसको ट्यूमर हुआ, उसका मेटास्टेसाइज हो गया कहाँ तक, लिवर तक एक्सटेंड कर गया, ठीक है। आप लोग मुझे ये बताएं, तो लिवर को डैमेज किया उसने, तो उसने सेरोटोनिन की बेचारा अब मेटाबॉलिज्म नहीं कर सकता, वो सेरोटोनिन अभी क्या हुआ, आगे चला गया। देखें ये उसी फॉर्म में है, सेरोटोनिन के ही फॉर्म में है। तो फिर ये इंफीरियर वेना केवा में चला जाएगा, यहाँ से राइट एट्रियम। और फिर ट्राइकस्पिड वेल्व होता है दो एट्रियम एंड वेंट्रिकल के बीच में। अभी आप मुझे ये बताएं कि जब ये ट्राइकस्पिड वेल्व से गुजर रहा है, तो क्या ये उसको डैमेज करेगा, नहीं करेगा, ये क्या होगा, डैमेज हो जाएगा। राइट वेंट्रिकल में फिर आ गया ये। इसकी तरह में कौन सा वेल्व होता है, पल्मोनरी वेल्व। ये भी क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। फिर ये पल्मोनरी आर्टरी से लंग में चला गया, क्या ये लंग को क्रॉस कर पाएगा सेरोटोनिन, देखिए ना अभी लंग्स तक सेरोटोनिन पहुंच गया है, तो क्या ये लंग को क्रॉस कर पाएगा। लंग के पास क्या है, मोनो अमाइन ऑक्सीडेज।
it will metabolize serotonin. तो इसका बाय प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। यानी कि सीरोटोनिन राइट साइड ऑफ द हार्ट को उसने इन्वॉल्व किया, लेकिन लेफ्ट साइड तक पहुंचने से पहले ही ये मेटाबोलाइज हो गया। तो सीरोटोनिन ने किसको सिर्फ अफेक्ट किया, राइट साइड ऑफ द हार्ट के, देखिए लेफ्ट तक नहीं पहुंच सका, ठीक है। अब इसको आप ये साइकिल आपको समझ आ गई। अभी आपसे कोई पूछे कि क्यों हमारे पास कार्सिनॉइड ट्यूमर्स या सिंड्रोम क्यों सिर्फ राइट साइड ऑफ द हार्ट को डैमेज करता है, लेफ्ट को क्यों डैमेज नहीं करता। द आंसर इज सो सिंपल कि हमारे पास कार्सिनॉइड ट्यूमर्स में इस तरह होता है कि सबसे पहले लिवर के पास जब पहुंचता है हमारा सीरोटोनिन, तो लिवर तक एक्सटेंड हो गया होता है ट्यूमर। तो लिवर में जो मोनोमाइन ऑक्सीडेज है वो क्या करता है, मेटाबॉलिज्म नहीं कर पाता, ठीक है। ये देखें, तो जब ये लिवर में मेटाबोलाइज नहीं होगा तो ये उसी तरह अपने रियल फॉर्म में रहेगा, वहाँ से ये चला जाता है इन्फीरियर वेना केवा में। जब इन्फीरियर वेना केवा में जाएगा वहाँ से ये राइट एट्रियम में चला जाएगा, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा, लेकिन बीच में एक वेल्व आता है, उसको कहते हैं ट्राइकस्पिड वेल्व। तो ये उसको डैमेज करता हुआ आगे बढ़ेगा। जब ये आगे जाएगा अगेन एक दूसरा वेल्व होगा जो कि राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में है, उसको कहते हैं पल्मोनरी वेल्व। तो ये उसको भी डैमेज कर देगा। देन ये पल्मोनरी आर्टरी से जब लंग में जाता है तो लंग में एक एंजाइम होता है जिसको मोनोअमाइन ऑक्सीडेज कहते हैं। उसकी प्रेजेंस की वजह से जो होता है सीरोटोनिन मेटाबोलाइज हो जाता है। जब वो मेटाबोलाइज हो जाता है अपने बाय प्रोडक्ट्स में, तो क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल्स एंड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट तक ये नहीं पहुंच पाएगा जो सीरोटोनिन, उससे पहले ही ये मेटाबोलाइज हो गया है। तो आपको भी समझ आ गया होगा कि ये क्यों राइट साइड ऑफ द हार्ट को अफेक्ट करता है, लेफ्ट को अफेक्ट नहीं करता। ये ट्यूमर मेटासाइज करता है कहाँ तक, टू लिवर, ठीक है। इसी को मैं आपको लिख के देती हूँ। अगर हमारे पास जो ट्यूमर है मेटासाइज हो गया टू लिवर तक, तो इसकी मौजूदगी में क्या हो जाएगा, सीरोटोनिन का जो लेवल है वो बॉडी में बहुत इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। और इस डिज़ीज़ को क्या कहते हैं, इसी डिज़ीज़ को हम कहते हैं कार्सिनॉइड सिंड्रोम। और कार्सिनॉइड सिंड्रोम में क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन होगी, डायरिया होगी। मैंने आपको बहुत डिटेल से बताया कि इसमें मोटिलिटी इंक्रीज होती है, तो इसमें क्या होगा, डायरिया। दूसरा मैंने बताया था वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से उसका बीपी इंक्रीज होगा। और दूसरा फेशियल फ्लशिंग, उसको क्या कहते हैं, प्लेथोरा, ठीक है, फेशियल प्लेथोरा भी कहते हैं। और इसके अलावा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी उसको। रीजंस आपको पता है। और इसमें कौन से साइड ऑफ द हार्ट पे इफेक्ट आता है, राइट, ठीक है। राइट हार्ट वेल्व्यूलर डिजीज होता है इसमें, राइट हार्ट वेल्व्यूलर डिजीज, ठीक है। राइट साइड ऑफ द हार्ट के इसने वेल्स को खा लिया, ठीक है। और लेफ्ट हार्ट पे नो डैमेज, ठीक है, लेफ्ट पे कोई डैमेज नहीं आएगा। ओनली द डैमेज किस पे आएगा, राइट साइड ऑफ द हार्ट पे। अच्छा,
यहाँ तक कंसेप्ट समझ आ गया आप लोगों को? अभी जो पल्मोनरी वेल्व है, पल्मोनरी वेल्व डैमेज होगा तो क्या हो जाएगा? पल्मोनरी स्टेनोसिस हो जाएगी ड्यू टू कार्सिनॉइड डिजीज। जब भी कार्सिनॉइड, अभी एक और बात है, कार्सिनॉइड सिंड्रोम में क्या होगा? नियासिन, नियासिन क्या है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, B3, ठीक है। तो ये क्या है? विटामिन B3। तो जब भी कार्सिनॉइड तो जो सिंड्रोम होगा तो हमारी बॉडी में क्या होगा? नियासिन की कमी हो जाएगी। जब भी कार्सिनॉइड सिंड्रोम होगा तो आपकी बॉडी में विटामिन B3 की डेफिशिएंसी होगी। अभी हमारी बॉडी में एक चीज़ को क्या कहते हैं? ट्रिप्टोफेन। इसको ये क्या? एक अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड। इसकी दो जिम्मेदारी है, एक इसने विटामिन B3 बनाना होता है और एक ये सीरोटोनिन बनाता है, ठीक है। अगर हमें कार्सिनॉइड ट्यूमर हो जाता है, ठीक है, जो सीरोटोनिन जो है वो बहुत ज़्यादा बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि कार्सिनॉइड हमारे पास सिंड्रोम है, सीरोटोनिन बहुत ज़्यादा बनेगा। तो ये जो ट्रिप्टोफेन है वो किस में ज़्यादा कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा? विटामिन B3 में या सीरोटोनिन में? जाहिर सी बात है, आपके पास रेसिपी के लिए सिर्फ एक चीज़ पड़ी है ना, आप एक में से एक चीज़ बना सकते हो, दोनों एट अ टाइम नहीं बन सकती। मतलब आपके पास कोई ऐसी रेसिपी है, उसका सामान पड़ा है, आप उससे दो टाइप की रेसिपी आप बना सकते हो, ठीक है। अभी उसमें से या मैं ए रेसिपी बनाऊंगी या बी बनाऊंगी। तो इस केस में क्या है? विटामिन B3 एंड सेरोटोनिन आर द रेसिपीज़। तो जो ट्रिप्टोफैन है उसमें से मैं एक ही किस्म की सब्ज़ी वगैरह बना सकती हूँ, एक ही किस्म की डिश बना सकती हूँ। तो वो डिश का नाम इन द केस ऑफ कार्सिनॉइड सिंड्रोम कौन सा है? सीरोटोनिन। तो जब सीरोटोनिन ज़्यादा बनेगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? नायसिन के लिए जो विटामिन B3 है उसके लिए क्या होगा? जो प्रोडक्ट था वो कम पड़ जाएगा। तो हमारे पास जाहिर सी बात है ट्रिप्टोफेन है वो दोनों में से किसी एक में चेंज हो सकता है। तो ये किस में चेंज होगा? सीरोटोनिन में चेंज होगा। तो ये ज़्यादा बन रहा है तो विटामिन B3 की ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? डिफिशिएंसी हो जाएगी। ट्रिप्टोफेन क्या है? विटामिन B3 भी बनाता है और क्या बनाता है? सीरोटोनिन। ये बात आप लोगों ने नहीं भूलनी। और आपको अगर अभी कोई बताए कार्सिनॉइड सिंड्रोम में विटामिन B3 की डेफिशिएंसी क्यों होती है तो कम से कम आपको ये रीज़न याद होना चाहिए। जब हमारी बॉडी में विटामिन B3 कम हो जाए तो कौन सी कंडीशन होती है? कम होगा तो आपको क्या होगा? प्लेग्रा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि विटामिन B3 कॉम्प्लेक्सेस कम है ना, तो प्लेग्रा के चांसेस हो सकते हैं। प्लेग्रा
आपको पता चल गया कि ट्रिप्टोफैन जिसमें है ये विटामिन बी 3 या और सेरोटोनिन में किसी एक चीज़ में चेंज हो सकता है। ठीक है, ये कंसेप्ट आपने बिल्कुल नहीं भूलना। अभी हिस्टोलॉजी पे बात करते हैं। व्हाट विल बी द हिस्टोलॉजी? प्रोमिनेंट रोजेट, रोजेट मतलब जिस तरह फूल की पत्तियां निकली होती है। ठीक है, परमानेंट रोजेट फूल की तरह इसकी हिस्टोलॉजी होगी। ये एक न्यूरो एंडोक्राइन का ट्यूमर है। तो सनेप्टोफाइसिन क्या होगा, ज़्यादा होगा कम होगा? सनेप्टोफाइसिन मैंने आप लोगों को बताया था, अगर आपको याद हो पिछले लेक्चर्स में, कि जब न्यूरो एंडोक्राइन का ट्यूमर होगा, सनेप्टोफाइसिन जो होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा कम होगा? जितने भी न्यूरो एंडोक्राइन के ट्यूमर होते हैं उसमें साइनेप्टोफाइसिन ज़्यादा होता है। ठीक है, साइनेप्टोफाइसिन ज़्यादा होगा। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव होगा। क्रोमोग्रेनिन ए, वो भी आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। ये दोनों इन द केस ऑफ कार्सिनॉइड सिंड्रोम जो है ये पॉजिटिव मिलेंगे। ठीक है, अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? सबसे पहले ट्यूमर है तो क्या देनी पड़ेगी, सर्जरी, सर्जिकल रिसेक्शन। ठीक है, अभी आप अगर ट्यूमर नहीं निकालना चाहते लेकिन आप चाह रहे हो कि सीरोटोनिन की सिक्रीशंस कम बने। ठीक है, तो एक चीज़ है जो जहाँ भी जाता है वो हर चीज़ को शट डाउन कर देता है। मैंने स्टार्टिंग लेक्चर्स में आपको शट डाउन एक हार्मोन बताया था। वो कौन सा हार्मोन था जो मैंने कहा शट डाउन हार्मोन है? शट डाउन सोमेटोस्टेटिन। ये हर चीज़ को क्या करेगा, शट डाउन करेगा। तो सोमेटोस्टेटिन का जो एनालॉग है वो क्या है बाजार में, ऑक्टीरियोटाइड देंगे हम इसको, ऑक्टीरियोटाइड। ठीक है, एक ये हो गया और ये हो गया। सेरोटोनिन किस अमीनो एसिड से बना है, ट्रिप्टोफैन से। ठीक है, इसमें एक एंजाइम यूज होता है, इसको क्या कहते हैं, ट्रिप्टोफैन हाइड्रोक्सिलेज। ट्रिप्टोफैन अगर कुछ ऐसा हो जाए कि ट्रिप्टोफैन हाइड्रोक्सिलेज इनहिबिट हो जाए, ठीक है, तो क्या ट्रिप्टोफैन सेरोटोनिन के अंदर कन्वर्ट होगा? कि ये जो ट्रिप्टोफैन हाइड्रोक्सिलेज जिसकी मदद से ये बनता है, अगर मैं इसको ब्लॉक कर दूं तो क्या ट्रिप्टोफैन से सेरोटोनिन बनेगा? नहीं बनेगा ना, और पेशेंट क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, पेशेंट की रिकवरी हो जाएगी। कार्सिनॉइड सिंड्रोम में हमारे पास क्या मिलता है, रूल ऑफ ट्राइएड मिलता है, रूल ऑफ ट्राइएड, यानी कि 1/3% ये
मेटास्टेसाइज करता है। यानी कि एक में से 3 पेशेंट की ये मैलिग्नेंट हो सकती है, एक में से 3 पेशेंट का ये क्या हो सकता है, मैलिग्नेंट होगा, और 1/3 मल्टीपल चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है, ठीक है गाइस, आज का हमारा अपना टॉपिक मैं कार्सिनॉइड ट्यूमर पे एंड करती हूँ। मैं आपको अगेन इसकी क्विक सी रिवीजन आप लोगों को करवा देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ से है। कार्सिनॉइड ट्यूमर में मैंने कहा ये एक ट्यूमर है जिसमें सेरोटोनिन नाम का केमिकल इंक्रीज हो जाता है। व्हाट इज सेरोटोनिन? इज अ मूड रेगुलेटर। ये क्या करता है, मोटिलिटी और जीआईटी को ज़्यादा करके डायरिया करवाता है, वेजो कंस्ट्रिक्शन करके बीपी को इंक्रीज करता है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करके शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ करता है। कार्सिनॉइड सिंड्रोम में क्या होता है कि सबसे पहले एंग्जाइटी होती है। ठीक है, इसके अलावा पेलोथोरा, फेशियल फ्लेथोरा होते हैं जो कि कुशिंग एंड कार्सिनॉइड दोनों में होते हैं। देन हमारे पास जीआईटी की जो न्यूरोएंडोक्राइन सेल है वो सेरोटोनिन बनाते हैं जिसकी वजह से मोटिलिटी इंक्रीज होती है। और अगर इसका ट्यूमर हो जाए न्यूरोएंडोक्राइन सेल का तो उसको कार्सिनॉइड ट्यूमर कहते हैं। और ट्यूमर की वजह से सेरोटोनिन इंक्रीज हो जाते हैं जिसको कार्सिनॉइड सिंड्रोम कहते हैं। और किस साइड पे सबसे ज़्यादा हो सकता है कार्सिनॉइड सिंड्रोम? एक अपेंडिक्स, एक स्मॉल इंटेस्टाइन एंड रेक्टम। फिर एंडोक्राइन के ट्यूमर्स होते हैं 5-HT सेरोटोनिन हेपाटिक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होती है इसमें, माओ की मौजूदगी में ये इसमें चेंज हो जाता है। और ये लिवर और लंग में इसकी क्या होती है, मेटाबॉलिज्म होती है। अब अगर एक ऐसा ट्यूमर हो जिसकी वजह से लिवर भी मेटास्टेसाइज हो गया तो न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर्स अगर आगे उसकी ट्यूमर आगे बढ़ जाएगी मेटास्टेसाइज की तो लिवर भी ब्लॉक हो जाएगा। तो लिवर जब ब्लॉक होगा तो जो सेरोटोनिन है वो लिवर के पास जब आएगा तो वो मेटाबोलाइज नहीं हो सकता, वो उसी तरह 5-HT में है। फिर 5-HT इंफीरियर वेना केवा में वहाँ चली जाती है, फिर इंफीरियर वेना केवा से राइट एट्रियम में चली जाती है, राइट एट्रियम से जब राइट वेंट्रिकल में जाती है तो ट्राइकस्फिड वाल्व बीच में होती है तो ये उसको डैमेज कर लेता है जो सेरोटोनिन होता है। फिर राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में जाते हैं, ऐसे में पल्मोनरी वाल्व होती है उसको भी डैमेज कर देता है। फिर ये लंग में चला जाता है, जब लंग में जाता है वहाँ पे इसकी मेटाबॉलिज्म हो जाती है, वहाँ पे माओ प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से ये जो कार्सिनॉइड सिंड्रोम इसमें लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इन्वॉल्व नहीं है, ओनली राइट साइड ऑफ द हार्ट इन्वॉल्व है। ठीक है, और इसके अलावा इसकी मैंने ये आपको ये सारे मैंने इसको क्लिनिकल फीचर्स बताए और इसमें इसकी हिस्टोलॉजी बताई। इसमें प्रोमिनेंट रोजेट शेप के सेल्स होंगे और क्या होगा, साइनेप्टोफाइसिन्स देखने को मिलेंगे, ग्रोमोग्रेनिन देखने को मिलेगा, सर्जिकल सेक्शन भी हो सकती है। इसके अलावा ऑक्टीरियोटाइड दे सकते हैं जो कि शटडाउन हार्मोन है सोमेटोस्टेटिन का, ठीक है, एनालॉग है उसका, ठीक है। और ये जो इसके अलावा मैंने ये सारे आपको बताए और रूल ट्राइएड बताया। तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मुझे दीजिए इजाज़त। कोई भी क्वेरी हो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।